Hello students, my name is Santosh Joshi and I will be teaching you your social studies subject. So today we'll start with your first chapter of your history and start करने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें ताकि आपको रीड करने में और जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट टिक कराऊंगा उसको आप टिक कर सकें. So our first chapter is tracing changes through 1000 years. नाउ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, मेजर फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड. सो ये हमारे बेसिक टॉपिक हैं जो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं. हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th century is called the medieval period. ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें क्या आ गया, जो भी हमारी हिस्ट्री है, जो भी इंडिया की हिस्ट्री है, उसको 3 पार्ट्स में जो भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज़ एंशिएंट, सेकंड इज़ मेडिवल एंड थर्ड इज़ मॉडर्न. अब एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या आता है? जो भी हमारे पास हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सब के बारे में आपने सुना होगा. इनकी जो भी स्टडी है वो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं. मेडिवल हिस्ट्री में जो भी हमारे हिंदू के जो किंग्स रहे थे, लाइक पृथ्वीराज चौहान हो गए, जो भी हमारे मुग़ल किंग रहे थे, अकबर, बाबर, औरंगज़ेब, शाहजहाँ, इनके बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो हम मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आते हैं. थर्ड इज़ मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी हमारा फ्रीडम फाइटर का स्ट्रगल रहा है, लाइक जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था उस टाइम पे जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी, लाइक गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए थे, एंड जो भी उसके अंदर आता है वो सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. तो मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक? 8th to 18th सेंचुरी से जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको हम मिडिवल पीरियड के अंदर पढ़ते हैं. द 1000 of year of medieval period was marked by specific changes. Society, economy, polity, religions and cultures underwent many changes during this period. नाउ इस पीरियड में ढेर सारा जो भी आज हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी ट्रेडिशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, कहीं ना कहीं से मिडिवल हिस्ट्री से हमने इसको लिया है. यानी उसकी शुरुआत जो है मिडिवल हिस्ट्री से हुई थी और मिडिवल पीरियड से अब तक काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं इनमें, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. अब स्टूडेंट्स, ये एक मैप दे रखा है उस टाइम का, मिडिवल पीरियड का जब इंडिया का मैप था वो आप दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक पे. आपको शायद यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे इस मैप को देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पहले जो मिडिवल मैप था वो अभी के मैप से किस तरह डिफरेंट है. ठीक है ना? ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, आप इसको रीड करेंगे. नाउ हम आगे पढ़ते हैं. फर्दर द मिडिवल पीरियड इज़ डिवाइडेड इंटू अर्ली मिडिवल पीरियड फ्रॉम 8th to 13th century एंड लेट मेडिवल पीरियड फ्रॉम 13th to 18th century. अब जो मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल पीरियड है, उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज़ अर्ली मेडिवल पीरियड एंड सेकंड इज़ लेट मेडिवल पीरियड. नाउ अर्ली मेडिवल पीरियड कहाँ से स्टार्ट है? 8th to 13th century तक. एंड जो लेट मेडिवल पीरियड है वो कहाँ से है? 13th से 18th century के बीच में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो लेट मेडिवल पीरियड के अंडर आते हैं. So during early medieval period, the Palas, Parthiyars, Rashtrakutas, Cholas and Rajputs were the powerful rulers, while during late medieval period, the Turks, the Afghans and the Mughals ruled the country. So इसमें क्या जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, जो बेसिकली जो भी हिंदू और पर्शियन किंग्स थे, ये एक ग्रुप है. जैसे पालास एक ग्रुप का नाम है जो उस टाइम पे रूल कर रहे थे. परथियारास, राष्ट्रकूटास एंड चोलास, ये एक कम्युनिटी थी जो उस टाइम पे रूल करती थी अर्ली में, एंड राजपूत भी उनमें से एक थे. एंड ड्यूरिंग लेट मेडिवल पीरियड में कौन सा थे? टर्क्स हो गए, अफगान्स हो गए, मुग़ल हो गए, जो भी हम अकबर, औरंगज़ेब, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, वो सब लेट मेडिवल पीरियड के रूलर्स थे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया बेसिक मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कि किस किस तरह से हमने डिवाइड कर रखा है मेडिकल हिस्ट्री को, और थोड़ी सी हमने उसकी नॉलेज ली. नाउ हम आगे बढ़ेंगे. आवर न्यू टॉपिक इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी वो आज किस तरह चेंज हो गई है. टर्मिनोलॉजी वर्ड एक सिंपल सा वर्ड है जो उस टाइम पे कुछ और मीनिंग डिपिक्ट करता होगा और इस टाइम पे उसका कुछ और मतलब है. नाउ द अरब जियोग्राफर
Al-Idrisi prepared maps in 1159 CE, showing the different areas. Interestingly, we find South India where we could expect to find North India and Sri Lanka Island at the top. The map replaced by French cartographer in 1720 exhibit some well-known places like Kannauj, spelled the map as Kannauj. This is just an illustration to understand that Indian subcontinent had changed considerably. Now, अब एक अरब जियोग्राफर थे. जियोग्राफर मतलब जो भी ये मैप्स वगैरह या फिर जो भी हमारी जो भी जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनको जियोग्राफर कहते हैं. तो उन्होंने एक मैप प्रिपेयर किया 1159 CE में, जहाँ पे उन्होंने इंडिया के डिफरेंट एरिया को शो किया. पर उन्होंने क्या किया कि जो भी साउथ का पोर्शन था, जो भी इंडिया में साउथ का, उसको नॉर्थ में शो कर दिया एंड नॉर्थ वाला साउथ साइड उन्होंने शो कर दिया, जहाँ पे उन्होंने श्रीलंका आइलैंड को भी शो किया टॉप में. ठीक है स्टूडेंट्स. द मैप वॉज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर इन 1720 एग्जिबिट सम वेल नोन प्लेसेस लाइक कन्नौज. नाउ 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे जिनका नाम था इनका नाम नहीं दिया हुआ इसमें, हाँ नाम नहीं दिया. एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने जो भी इंडिया के मेन प्लेसेस जो अभी भी हैं लाइक कन्नौज हो गया, उनको शो किया था 1720 में. काफ़ी पहले की बात चल रही है. दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द इंडिया सबकॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली. नाउ ये इलस्ट्रेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप मैप में भी अगर आप ये रीड करेंगे इसके और जो अभी प्रेजेंट का जो मैप है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं. तो यही इन्होंने बताया कि उस टाइम पे जो मैप हुआ था और अभी के जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं काफ़ी चेंज हुए हैं. हिस्टोरियंस यूज द वर्ड्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, टेक द टर्म हिंदुस्तान. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज India, but the term was used by different people differently in different contexts. Minhaj-e-Siraj, a Persian chronicle, meant Hindustan by the area of Punjab, Haryana and the lands of between Ganga and Yamuna. अब ये कह रहे हैं जो भी पहले के ज़माने में जो टर्म्स यूज़ हुआ करती थी वो आज के जो टर्म्स है उसमें डिफरेंट है. इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है लाइक हिंदुस्तान. हिंदुस्तान को अब आज कैसे हम अपने कंट्री के नाम से जानते हैं, जैसे इंडिया या फिर इंडिया के नाम से हम हिंदुस्तान को जानते हैं. बट द टर्म वॉज डिफरेंटली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. बट जो उस टाइम पे मिडिवल पीरियड के टाइम पे हिंदुस्तान जो टर्म है वो किसी और मीनिंग के लिए जाना जाता था. ठीक है. The term used by him in political sense for lands that were a part of dominions of Delhi Sultan. अब Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and culture of the inhabitants of the subcontinent. अब इसमें यही बताया लाइक पहले हिंदुस्तान को, जैसे अभी के टाइम में हिंदुस्तान को हम इंडिया के नाम से जानते हैं, पहले के टाइम पे जो भी हमारे मेडिवल के रूलर्स थे लाइक जो पंजाब, हरियाणा एंड जो भी गंगा यमुना के साइड जो भी रूलर्स रहते थे वो एक पॉलिटिकल सेंस में हिंदुस्तान को यूज़ करते थे. मतलब जो भी उनके अंडर लैंड थी, जैसे कोई राजा है वो रूल कर रहा है, उसके अंदर जो भी लैंड आती थी या फिर उसके कंट्रोल में जो थी वो उसे हिंदुस्तान कहते थे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसी तरह से बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू describe the geography, fauna and culture of the inhabitants of the subcontinent. जो भी बाबर रूलर था उस टाइम पे वो हिंदुस्तान को एज ए जियोग्राफिकल एरिया के तरह उसको यूज़ करता था. लाइक जो भी उसके एरिया के अंडर फाना फ्लोरा, जो भी जंगल या फिर जीव जंतु थे, जो भी कल्चर था इनहेबिटेंट करते थे. लाइक फ्लोरा फाना आपको पता होगा, जैसे जो भी ग्रीनरी एंड जो एनिमल्स हैं उनको कहते हैं, तो उसको वो डिपिक्ट करने के लिए हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ करते थे. ठीक है. तो इस तरह इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो कि पहले की टर्म कुछ किसी तरह और यूज़ की जाती थी, आज के ज़माने में वो किसी और तरह से यूज़ की जाती है. नाउ पर्शियंस एंड ग्रीक्स इन्वेडेड द कंट्री एंड कॉल्ड इट द लैंड ऑफ इंडस और द सिंधु. अब जो पर्शियन थे बीच में जो है मुग़ल और जो भी हिंदू रूलर थे
उनके अलावा पर्शिया और ग्रीक इन सब के रूलर्स भी इंडिया में इन्होंने अपना जो था रूल कायम किया था बाय इन्वेडिंग इंडिया, यानी इंडिया को इन्वेड करके उस पर हमला करके जिस तरह भी वहाँ को उन्होंने रूल किया था। और इंडिया को उन्होंने क्या नाम दिया था? द लैंड ऑफ इंडस और सिंधु, उन्होंने इसको सिंधु का नाम दिया था। सिंस द पर्शियंस प्रोनाउंस द लेटर एस एज एच, दे प्रोनाउंस द वर्ड सिंधु और हिंदू। अब क्या था, जो पर्शियन थे वो सिंधु को कभी एस कह देते थे, कभी एच जो इसका स्टार्टिंग का लेटर है उसको एस को कभी एच कह देते थे। तो इस तरह से जो वर्ड है हिंदू निकल के आ गया था, सिंधु से इसको हिंदू निकल आ गया था। और आज के द वर्ड इंडिया करस्पॉन्ड टू सिंधु, द इंडस और द हिंदू ऑफ द ओल्ड पर्शियन। अब जो वहाँ से क्या हुआ, अब जो हिंदू निकल के आया वो आज हम हिंदुस्तान या फिर जो भी हिंदू के लिए उसको यूज़ करते हैं। क्लोजली कनेक्टेड विद हिंदू आर द लेटर designations हिंद और हिंदुस्तान एज इट वॉज यूज बाय मेडिवल मुस्लिम्स। ना इसमें वही बताया कि जो भी आज हम हिंदू वर्ड यूज़ करते हैं वो क्लोजली कनेक्टेड है जो भी उस टाइम पे मेडिवल मुस्लिम्स या फिर जो भी रूलर्स थे उनके द्वारा, क्योंकि ये वर्ड उन्हीं के द्वारा जो है अनाउंस किया गया था। Modern historians have to be careful about the usage of the terms as they may have different meaning in the past. अब ये कह रहे हैं जो भी हमारे हिस्टोरियंस हैं अभी के, जो भी हिस्टोरियंस मतलब जो भी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि उस टाइम पे क्या हुआ था हमारे जो पास्ट में हिस्ट्री में। तो इसमें ये कह रहे हैं कि उनको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा जो वर्ड उस टाइम पे किसी और मीनिंग के लिए यूज़ हो रहा होगा वो आज किसी और मीनिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उन्होंने एग्जाम्पल दिए, द टर्म फॉरेनर परदेसी इन हिंदी, अजनबी इन पर्शियन, यानी जो फॉरेनर वर्ड है उसको हिंदी में कहते हैं परदेसी और पर्शिया में क्या कहते हैं अजनबी के नाम से उसे जाना जाता है। और आज के टाइम में हम फॉरेनर्स किसको कहते हैं? जो भी बाहर देश से आते हैं, जो इंडिया के अलावा कहीं और देश से आते हैं उनको हम फॉरेनर्स कहते हैं। Was used in medieval period to someone who was any stranger who appeared to stay in a given village. It means that foreigner was someone who was not a part of the society or culture. But nowadays foreigner means any person who is not in India. तो जैसा कि मैंने बताया आज के ज़माने में फॉरेनर्स किसे कहते हैं? जो भी बाहर देश से आता है। लेकिन उस टाइम पे मेडिवल पीरियड में फॉरेनर्स किसे कहा जाता था? जो भी उनकी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता था। सपोज़ करो आप एक सोसाइटी जैसे कि राजस्थान में रहते हो, आप सब के लिए एक राजस्थान एक सोसाइटी या फिर एक तरह से कह लो एक आपका जो एरा है, जो भी आपके जो राजा का एरा है वो एक राजस्थान में स्थापित है। और सपोज़ करो कोई राजस्थान के बाहर का राजस्थान में एंटर करता है, सपोज़ कोई हिमाचल का या फिर दिल्ली का बंदा अगर राजस्थान में एंटर करता है तो उस टाइम पे उस बंदे को फॉरेनर कहा जाता था। सो आप समझ गए होंगे फॉरेनर्स उस टाइम पे किसे कहा जाता था? जो भी उनकी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता था। और आज के ज़माने में फॉरेनर्स किसे कहते हैं? जो कि इंडिया के नहीं होते, जो कि फॉरेन कंट्री से इंडिया में आते हैं। तो इस तरह से हमने बताया कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में किस तरह से डिफरेंसेस थे उस टाइम पे। कई ये कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए बुक में, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री में कुछ और यूज़ किया जाता था उस वर्ड का और आज के ज़माने में उस वर्ड का कुछ और यूज़ है। ठीक है स्टूडेंट।